दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे महिला और व्यक्ति की है जिन्होंने शादी तो की मगर कभी भी एक दूसरे से ना तो प्यार किया और ना ही एक दूसरे को पति पत्नी माना। बस जिंदगी को ऐसे ही लड़ाई में जीत गए और एक दूसरे से नफरत करते गए की है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। 4 फरवरी 2020 की सुबह मिर्जापुर के थाना विंध्याचल की पुलिस को सूचना मिली कि गोसाईपुर स्थित कालीन के कारखाने में रहने वाले प्रमोद की रात में किसी ने हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वेद प्रकाश राय ने भादभंग की धारा 302, 452 के तहत प्रमोद की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो प्रमोद की लाश चारपाई पर पड़ी थी। मृतक की उम्र 40 साल के आसपास रही होगी। उसका सिर किसी भारी चीज से कुचला गया था। मृतक के शरीर से जो खून बहा था वह सूखकर काला पड़ चुका था। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या आधी रात के पहले यानी 9 से 10 बजे के आसपास की गई थी। ठंड का मौसम था, इसलिए खून पूरी तरह नहीं सूखा था। थाना प्रभारी वेद प्रकाश राय ने साथियों की मदद से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए और हत्या की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी। उन्होंने आसपास उस भारी चीज की भी तलाश की जिससे हत्या की गई थी, पर काफी कोशिश के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। थाना प्रभारी ने मौके पर फोरेंसिक टीम बुला ली। टीम ने वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए। सारी कार्रवाई पूरी कर उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी। सारी कार्रवाई निपटा कर वेद प्रकाश राय ने हत्यारे का पता लगाने के लिए कारखाने में काम करने वाले प्रमोद के साथियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि प्रमोद कहीं बाहर का रहने वाला था। वह काफी दिनों से यहीं रह रहा था। वह कहाँ का रहने वाला था यह बात कोई नहीं बता सका। बस इतना ही पता चला कि उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी जिला कौशाम्बी में होमगार्ड में थी। बेटी अमेठी से पॉलिटेक्निक कर रही थी, जबकि बेटा दिल्ली में रहकर कोई प्राइवेट नौकरी करता था। साथ ही उसने राजस्थान इंटर कॉलेज से प्राइवेट फॉर्म भी भर रखा था। प्रमोद मिर्जापुर में कालीन बुनाई का काम करता था, जबकि पत्नी कनचनलता कौशाम्बी में होमगार्ड में प्लाटून कमांडर थी। इसका मतलब दोनों अलग अलग रहते थे। पूछताछ में प्रमोद के साथियों ने यह भी बताया था कि पति पत्नी में पटती नहीं थी। प्रमोद पत्नी से अक्सर मारपीट करता था। उसकी इस मारपीट से आज कनचनलता मिर्जापुर कम ही आती थी। थाना प्रभारी राय को जब पति पत्नी के बीच तनाव की बात पता चली तो उन्हें लगा कि कहीं प्रमोद की हत्या इसी तनाव के कारण तो नहीं हुई। पूछताछ में उन्हें यह भी पता चला कि उस कारखाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इससे उन्हें उम्मीद जगी कि सीसीटीवी फुटेज से हत्यारे का अवश्य पता चल जाएगा। उन्होंने उस रात की सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उनकी उम्मीद पूरी तरह से खरी उतरी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि प्रमोद की हत्या एक पुरुष और एक महिला ने मिलकर की थी। थाना प्रभारी को लगा कि वह औरत कोई और नहीं, मृतक प्रमोद की पत्नी कनचनलता ही होगी। राय ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्रमोद के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को दिखाई तो उस महिला की ही नहीं बल्कि उसके साथ हत्या में शामिल पुरुष की भी पहचान कर दी। वह औरत मृतक प्रमोद की पत्नी कनचनलता ही थी। उसके साथ जो पुरुष था वह उसका भाई अम्बरीश था। प्रमोद की हत्या बहन भाई ने मिलकर की थी। प्रमोद के हत्यारों को पता चल गया था, अब उन्हें गिरफ्तार करना था। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि थाना प्रभारी वेद प्रकाश राय जानते थे कि अब तक कनचनलता फरार हो चुकी होगी। हत्या के बाद उन्होंने उसे बुलाकर पूछताछ भी की थी, तब उसने स्वयं को निर्दोष बताया था। फिर भी एक पुलिस टीम कौशाम्बी गई। जैसी पुलिस को आशंका थी वैसा ही हुआ। कनचनलता वहां नहीं मिली। उसका मोबाइल नंबर उनके पास था ही। पुलिस ने यह बात एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह को बताई तो उन्होंने कनचनलता का नंबर सर्विलांस टीम को देकर उसके बारे में पता करने का आदेश दिया। यही नहीं, उन्होंने सर्विलांस टीम के अलावा एसआईटी और स्वाट को भी कनचनलता व उसके भाई अम्बरीश को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसी के साथ उन्होंने दोनों भाई बहन को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा भी की। अब थाना पुलिस के अलावा सर्विलांस टीम, एसआईटी और स्वाट भी कनचनलता और अम्बरीश के पीछे लगी।
थाना पुलिस ने अपने मुखबिरों को दोनों के बारे में पता करने के लिए लगा दिया था। इन कोशिशों से फायदा यह निकला कि 22 फरवरी यानी हत्या के 19 दिनों बाद मुखबिर ने सटीक जानकारी दी। मुखबिर ने काले रंग की उस प्लेटिना मोटरसाइकिल यूपीनर CZ 1559 के बारे में भी बताया जिस पर सवार होकर भाई बहन गोसाईपुरवा से अमरावती चौराहे की ओर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीमों ने रात लगभग 10:15 बजे काली खोह मेन रोड गेट के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों उसी मोटरसाइकिल पर सवार थे जिसके बारे में मुखबिर ने सूचना दी थी। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया गया। कंचन और अम्बरीश की गिरफ्तारी की सूचना अधिकारियों को भी दे दी गई थी। खबर पाकर एसपी भी थाना विंध्याचल आ गए। उनकी उपस्थिति में कंचन और अम्बरीश से पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या का अपराध स्वीकार करने के साथ प्रमोद की हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाई वे इस तरह थी। इस कहानी की शुरुआत सन 1999 में तब हुई जब अम्बरीश नाबालिग था। वह उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना सहजनवा के गांव बेलवा डांडी के रहने वाले सोहरत सिंह गौड़ का सबसे छोटा बेटा था। उससे बड़ा एक भाई धर्मवीर और दो बहनें शशिकिरण तथा कनचनलता थीं। शशिकिरण शादी लायक हुई तो सोहरत सिंह ने उसकी शादी जिला संत कबीर नगर के रहने वाले दशरथ सिंह से कर दी। इसके बाद उन्हें दूसरी बेटी कनचनलता की शादी करनी थी क्योंकि वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। सोहरत सिंह उसके लिए घरवर की तलाश में लगे थे लेकिन वह उसकी शादी कर पाते उसके पहले ही उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी कनचनलता काफी सुंदर थी। सुंदर होने की वजह से गांव के लड़कों की नजरें उस पर जम गई थीं। ज्यादातर लड़के तो उसे सिर्फ देखकर ही संतोष कर लेते थे पर उन्हीं में एक प्रमोद था जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। कंचन को एक नजर देखने के लिए वह दिन भर उसके घर के आसपास घूमता रहता था। उसकी हरकतों से कंचन को उसके इरादों का पता चल गया। कंचन उस तरह की लड़की नहीं थी। उसे खुद की और माता पिता की इज्जत का ख्याल था। वह जानती थी कि अगर एक बार बदनामी का दाग लग गया तो जीवन भर नहीं छूटेगा। यही सब सोचकर एक दिन उसने प्रमोद को डांट दिया। प्रमोद दब्बू किस्म का लड़का नहीं था। वह कंचन से प्यार करता था इसलिए डांट का भी जवाब प्यार से ही दिया। उसने कहा, कंचन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे दिल में बसी हो। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। कंचन तो वैसे ही गुस्से में थी। उसने प्रमोद को दुत्कारने वाले अंदाज में कहा, शक्ल देखी है अपनी जो मुझे रानी बनाने चला है। तेरे जैसे 36 लड़के मेरे पीछे पड़े हैं पर मैंने किसी को राह में नहीं आने दिया तो तू किस खेत की मूली है। मैं उन 36 में से नहीं हूँ। मैंने तुम्हें चाहा है तो अपनी बनाकर ही रहूंगा। प्रमोद ने कहा, अरे जाओ यहाँ से, फिर कभी इधर दिखाई दिया तो हाथ पैर तोड़वा दूंगी। कंचन ने धमकी दी। उस समय कंचन अपने घर पर थी इसलिए शोर मचाकर बखेड़ा कर सकती थी। प्रमोद उसके घर के सामने कोई बखेड़ा नहीं करना चाहता था क्योंकि वे वहां पिट सकता था। इसलिए उसने वहां से चुपचाप चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, तू कुछ भी कर ले कंचन, तुझे बनना मेरी ही है। कंचन के लिए यह एक चुनौती थी। वह भी जिद्दी किस्म की लड़की थी। उसके घर वाले भी दबंग थे। गांव में किसी से न डरने वाले, लड़ाई झगड़ा और मारपीट से भी नहीं घबराते थे। यही वजह थी कि कंचन किसी से नहीं डरती थी। उसने प्रमोद की शिकायत अपने घर वालों से कर दी। इसके बाद तो दोनों परिवारों में जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ। प्रमोद के घर वाले भी कम नहीं थे पर गांवों में लड़की की इज्जत घर परिवार की इज्जत से ही नहीं गांव की इज्जत से जोड़ दी जाती है। इसलिए गांव के बाकी लोग सोहरत सिंह की तरफ आ खड़े हुए। इससे प्रमोद के घर वाले कमजोर पड़ गए जिससे उसके घर वालों को झुकना पड़ा। इस घटना से प्रमोद की तो बदनामी हुई ही, उसके घर वालों की भी खासी फजीहत हुई। यह सब कंचन की वजह से हुआ था इसलिए प्रमोद उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वह मौके की तलाश में लग गया। आखिर उसे एक दिन मौका मिल ही गया। गर्मियों के दिन थे। फसलों की कटाई चल रही थी। लोग देर रात खेतों पर फसल की कटाई और मड़ाई करते थे। उस समय आज की तरह ट्रैक्टर से मड़ाई और कटाई नहीं होती थी। तब कटाई हाथों से होती थी और मड़ाई थ्रेशर या बैलों से। इसलिए फसल की कटाई और मड़ाई में काफी समय लगता था। गर्मी के बाद बरसात आती है इसलिए लोग जल्दी से जल्दी फसल की कटाई और मड़ाई करते थे। इसके लिए लोग देर रात तक खेतों में काम करते थे। कंचन के घर वालों की फसल की कटाई और मड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी।
जो बची थी उसे जल्दी से जल्दी निपटाने के चक्कर में देर रात तक खेतों में काम करते थे। वैसे भी जून का अंतिम सप्ताह चल रहा था, बरसात कभी भी हो सकती थी। 27 जून 1997 की रात खेतों पर काम करके सभी घर आ गए, पर कंचन नहीं आई थी। रात का समय था, इसलिए ज्यादा इंतजार भी नहीं किया जा सकता था। फिर कंचन रात को कहीं रुकने वाली भी नहीं थी। जिस दिन प्रमोद के घर वालों से झगड़ा हुआ था, उसी दिन प्रमोद ने धमकी दी थी कि वह अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। कंचन के घर न पहुंचने पर उसके घर वालों को प्रमोद की वह धमकी याद आ गई। कंचन के घर वाले तुरंत प्रमोद के घर पहुंचे तो पता चला कि वह भी घर से गायब है। पूछने पर घर वालों ने साफ कहा कि उन्हें न प्रमोद के बारे में पता है, न कंचन के बारे में। गांव वालों ने भी दबाव डाला, पर न कंचन का कुछ पता चला न प्रमोद का। घर वाले पूरी रात गांव वालों के साथ मिलकर कंचन को तलाश करते रहे, पर उसका कुछ पता नहीं चला। सोहरत सिंह की गांव में तो बेइज्जती हुई ही थी, धीरे धीरे नाते रिश्तेदारों को भी कंचन के घर से गायब होने का पता चल गया था। अब तक साफ हो गया था कि कंचन को प्रमोद ही अगवा करके ले गया था। घर वाले खुद ही कंचन को ढूंढ लेना चाहते थे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी जब वे कंचन और प्रमोद का पता नहीं लगा सके तो करीब 3 महीने बाद 14 सितंबर 1997 को गोरखपुर के महिला थाने में कंचन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। पुलिस ने इस मामले को अपराध संख्या 011997 पर भागदंड की धारा 363, 366 के तहत दर्ज कर लिया। उस समय कंचन का भाई अम्बरीश नाबालिग था। उसका बड़ा भाई धर्मवीर समझदार था। उसे परिवार की बेइज्जती का बड़ा मलाल था, इसलिए वह खुद बहन की तलाश में लगा था, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस इस मामले में कुछ खास नहीं करेगी। उस समय आज की तरह न मोबाइल फोन थे, न सर्विलांस की व्यवस्था थी। कंचन का भाई धर्मवीर कंचन और उसका अपहरण करके ले जाने के दिन से प्रमोद की तलाश में दिन रात एक किए हुए था। प्रमोद ने समाज में उसकी प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंचाई थी। धर्मवीर दोनों की तलाश में ट्रेन से कानपुर जा रहा था, लेकिन वह कानपुर नहीं पहुंच सका। उसकी लाश ट्रेन की पटरी के पास मिली। पुलिस ने इसे दुर्घटना माना और इस मामले की फाइल बंद कर दी। पुलिस ने धर्मवीर की मौत को भले ही दुर्घटना माना, लेकिन घर वालों ने धर्मवीर की मौत को हत्या माना। उन्हें लग रहा था कि धर्मवीर की हत्या प्रमोद के घर वालों ने की है, क्योंकि वे प्रमोद के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अपने परिवार की बर्बादी का कारण प्रमोद को मानकर अम्बरीश, उसके पिता सोहरत सिंह, चाचा जगन्नाथ सिंह ने मिलकर प्रमोद के छोटे भाई नीलकमल की हत्या कर दी। यह सन 2001 की बात है। इस मामले का मुकदमा थाना सहजनवा, वर्तमान में थाना गीडा, गोरखपुर में भागदंड की धारा 302, 506 के तहत दर्ज हुआ। नीलकमल की हत्या के आरोप में सोहरत सिंह और जगन्नाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। इस समय दोनों हाईकोर्ट से मिली जमानत पर बाहर हैं। घटना के समय अम्बरीश नाबालिग था। उसका मुकदमा अभी विचाराधीन है, वह भी जमानत पर है। नीलकमल की हत्या में अम्बरीश की चाची उर्मिला को भी अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन वे दोष मुक्त साबित हुई। इस परिवार की बर्बादी का कारण प्रमोद था, इसलिए अम्बरीश प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह किसी भी तरह प्रमोद को ठिकाने लगाना चाहता था, पर उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी ओर कनचनलता को अगवा करने के बाद प्रमोद ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली और किसी अज्ञात जगह पर छिपकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद वह उसे लेकर मिर्जापुर आ गया और किराए का मकान लेकर रहने लगा। गुजर-बसर के लिए वह मजदूरी करता रहा। इस बीच दोनों 2 बच्चों, एक बेटी आकृति और एक बेटे स्वयं सिंह के माता पिता बन गए। आकृति इस समय अमेठी से पॉलिटेक्निक कर रही है, तो स्वयं सिंह प्राइवेट पढ़ाई करते हुए दिल्ली में नौकरी कर रहा है। धीरे धीरे गृहस्थी जम गई, लेकिन कंचन ने न कभी प्रमोद को दिल से पति माना और न ही प्रमोद ने उसे पत्नी। बस दोनों रिश्ता निभाते रहे। यही वजह थी कि दोनों में कभी पटरी नहीं बैठी। कंचन को प्रमोद पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। इसकी एक वजह यह थी कि प्रमोद अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, शायद इसलिए कि कंचन की वजह से उसका घर परिवार छूटा था। अगर वह चुनौती न देती तो वे भी इस तरह भटकने के बजाय अपने परिवार के साथ सुख से रह रहा होता। कुछ ऐसा ही हाल कंचन का भी था। वह भी अपनी बर्बादी का कारण प्रमोद को मानती थी, इसलिए वह प्रमोद को अक्सर ताना मारती रहती थी। इसी के बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा होता और मारपीट हो जाती।
कंचन प्रमोद से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रमोद से पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो उसने जिला कौशाम्बी के रहने वाले अपने एक परिचित सुरेश दुबे से बात की। वह कौशाम्बी के मांजनपुर में भार्गव इंटर कॉलेज में बाबू था। सुरेश ने कंचन का भार्गव इंटर कॉलेज में दाखिला ही नहीं करा दिया, बल्कि उसे इंटर पास भी कराया। इसके बाद सुरेश दुबे ने ही डिग्री कॉलेज मांजनपुर से कनचनलता को प्राइवेट फार्म भरवाकर बीए करा दिया। सन 2010 में कौशाम्बी में होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की भर्ती हुई तो कनचनलता होमगार्ड में प्लाटून कमांडर बन गई। वर्तमान में वे महिला थाना कौशाम्बी में तैनात थी। प्लाटून कमांडर होने के बाद कंचन कौशाम्बी में रहने लगी तो प्रमोद मिर्जापुर में अकेला ही रहता रहा। दोनों बच्चे भी बाहर रहते थे। प्रमोद कालीन बुनाई का काम करता था। वह अकेला पड़ गया तो कारखाना मालिक ने उससे कारखाने में ही रहने को कहा। इससे दोनों का ही फायदा था। मालिक को कम पैसे में चौकीदार मिल गया तो प्रमोद को सोने के भी पैसे मिलने लगे थे। अब प्रमोद 24 घंटे कारखाने में ही रहने लगा था। पति पत्नी में वैसे भी नहीं पटती थी, अलग अलग रहने से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। कनचनलता जब तक प्रमोद के साथ रही, डर की वजह से उसने मायके वालों से संपर्क नहीं किया था। लेकिन जब वह कौशाम्बी में अकेली रहने लगी तो वे घर वालों से संपर्क करने की कोशिश करने लगी। करीब 21 साल बाद उसने अपने परिचित सुरेश दुबे को संत कबीर नगर में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ भेजकर अपने बारे में सूचना दी। इसके बाद बहन को उसका मोबाइल नंबर मिल गया। दोनों बहनों की बातचीत होने लगी। बहन ने ही उसे मायके का भी नंबर दे दिया था। कंचन की मायके वालों से बातें होने ही लगीं, तो वे मायके भी गई। अम्बरीश गाजियाबाद की एक मोटर पार्ट्स की दुकान में नौकरी करता था। वह मोटर पार्ट्स लाने ले जाने का काम करता था, इसलिए उसका हर जगह आना जाना लगा रहता था। उसे भी बहन कंचन का नंबर मिल गया था, इसलिए वह भी बहन से बातें करने लगा था। अम्बरीश बहन से अक्सर प्रमोद का मिर्जापुर वाला घर दिखाने को कहता था, क्योंकि वह प्रमोद की हत्या कर अपने परिवार की बदनामी और बर्बादी का बदला लेना चाहता था। अपनी इसी योजना के तहत वे 1 फरवरी 2020 को दिल्ली से चलकर 2 फरवरी को मांजनपुर में रह रही बहन कंचन के यहाँ पहुंचा। अगले दिन यानी 3 फरवरी की सुबह उसने कंचन को विश्वास में लेकर उसका मोबाइल फोन बंद करके कमरे पर रखवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन से अपराधियों तक पहुंच जाती है। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। दिन के 10 बजे वे कंचन को मोटरसाइकिल से लेकर मिर्जापुर के लिए चल पड़ा। दोनों 4 बजे के आसपास मिर्जापुर पहुंचे। पहले उन्होंने विंध्याचल जाकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इसके बाद दोनों इधर उधर घूमते हुए रात होने का इंतजार करने लगे। रात 11 बजे जब दोनों को लगा कि अब तक कारखाने में काम करने वाले मजदूर चले गए होंगे और प्रमोद सो गया होगा, तो कंचन उसे लेकर कारखाने पर पहुंच गई। कंचन अम्बरीश को कारखाना दिखाकर बाहर ही रुक गई। अम्बरीश अकेला कारखाने के अंदर गया तो प्रमोद को सोते देख खुश हुआ, क्योंकि अब उसका मकसद आसानी से पूरा हो सकता था। उसने देर किए बगैर वहां रखी ईंटों में से एक ईंट उठाई और प्रमोद के सिर पर दे मारी। ईंट के प्रहार से प्रमोद उठकर बैठ गया, पर वह अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता उसके पहले ही अम्बरीश ने उसके गले में अंगोछा लपेटकर कसना शुरू कर दिया। अपने बचाव में प्रमोद ने संघर्ष किया, जिससे अम्बरीश को भी चोटें आईं। पर एक तो प्रमोद पहले ही ईंट के प्रहार घायल हो चुका था, दूसरे अंगोछा से गला कसा हुआ था, इसलिए काफी प्रयास के बाद भी वह स्वयं को नहीं बचा सका। गला कसा होने की वजह से वह बेहोश हो गया तो अम्बरीश ने उसी ईंट से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। खुद को बचाने के लिए प्रमोद संघर्ष करने के साथ साथ बचाओ बचाओ चिल्ला भी रहा था। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर कंचन जब अंदर आई, तब तक अम्बरीश उसकी हत्या कर चुका था। अम्बरीश का काम हो चुका था, इसलिए वह बहन को लेकर रात में ही मोटरसाइकिल से मांजनपुर चला गया। अगले दिन पुलिस ने जब कनचनलता को प्रमोद की हत्या की सूचना देकर थाना विंध्याचल बुलाया तो कंचन ने अम्बरीश को खलीलाबाद भेज दिया। इसकी वजह यह थी कि प्रमोद जब खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब उसे चोटें आ गई थीं। उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हो जाता और वे पकड़े जाते। अम्बरीश को खलीलाबाद भेजकर कनचनलता सुरेश दुबे के साथ थाना विंध्याचल आई। इसके बाद वह भी फरार हो गई। दोनों ने बड़ी होशियारी से प्रमोद की हत्या की, पर कारखाने में लगे सीसीटीवी ने उनकी पोल खोल दी और वे पकड़े गए। अम्बरीश की निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों से वे ईंट बरामद कर ली थी, जिससे प्रमोद की हत्या की गई थी। इस तरह प्रमोद की नादानी से 2 परिवार बर्बाद हो गए।
पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के पास प्रमोद के घर का पता नहीं था, इसलिए पुलिस ने थाना विंध्याचल को उसकी हत्या की सूचना देकर थाना सहजनवा पुलिस को खबर भिजवाई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना